FCC इसका फुल फॉर्म है इसके अंतर्गत 3 संगठन आते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो MOPFCC, इसके अंदर 3 संगठन आते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली, ये इनके खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, एक न्यूजो अपराध चेन्नई में कुछ लोग डॉक्टर थे, उन्होंने कुत्ते को छत से फेंक के वीडियो बना लिया था MBBS का में। फिर न्यूजो में आया, फिर कोर्ट ने एक्शन लिया, उनको सस्पेंड निकाल दिया गया MBBS से। पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए नियम बने हुए हैं, इनके साथ कर नहीं सकते हैं। उन्होंने छत से फेंकते हुए वीडियो बना के वायरल कर दिया, वो निकाल दिए गए MBBS क्लास से, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एक तरह से जीवों के प्रति अपराध था, एक ब्यूरो बना हुआ है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। इसके बाद है पहले वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, ये तीनों इसी के अंतर्गत काम करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, एक है चेन्नई में, भारत का है सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम CIKS, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सेंटर, ये चेन्नई में है। सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम चेन्नई में है। ये बीज बैंक, किसानों के लिए बीज बैंक की स्थापना करता है। एक संस्था इसी से नौगान में, एक और संस्था नौगान है देहरादून। ये 3 काम करती है। 3 इन्होंने जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए 3 काम करके बीज स्वराज, एक योजना है बीज स्वराज, बीज स्वराज। इसके बाद है अन्न स्वराज, भू स्वराज, अन्न स्वराज, भू स्वराज। ये आंदोलन है, नौगान आंदोलन है, जिसमें ये 3 तरह की चीजों को संरक्षण दिया जाता है। एक और इस तरह से देहरादून में आंदोलन चला गया था, ये भी एक आंदोलन है, नौतानी आंदोलन देहरादून। ये किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये बीज स्वराज, इसमें 3 आंदोलन थे, बीज बचाने के लिए, अन्न बचाने के लिए, भू बचाने के लिए, जमीन का जो क्षरण हो रहा। इसके बाद एक और आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन देहरादून, बीज बचाओ आंदोलन देहरादून। अरे सारी टिहरी गढ़वा, टिहरी गढ़वा। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी गढ़वा में चला गया था, ज्यादा नहीं। उसके बाद है एक और आता बीज ग्राम अवधारणा, बीज ग्राम, बीज ग्राम अवधारणा क्या है? 2 लाइन इस पे हमारे लिख लीजिए। बीज ग्राम अवधारणा का संबंध एक ऐसी प्रथा से है बीज ग्राम अवधारणा एक ऐसी प्रथा से है जिसमें किसानों का समूह
स्वयं सहायता समूह के रूप में किसानों का समूह स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी इच्छा की फसलों के बीज उत्पादित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी इच्छा की फसलों के बीज उत्पादित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 20 ग्राम में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ साथी किसानों की भी आवश्यकता को पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क। दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई वन्यजीव यहाँ क्या बोल देता हूँ, इसका उद्देश्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के साथ पड़ोसी ग्रामों की किसानों की जरूरतों को पूरा करना था। दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क शॉमेन कहते हैं। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, इसको ऊपर लिखेंगे साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। एक बार पूछा गया है इस बार शॉमेन क्या है। यह दक्षिण एशियाई देशों कौन है दक्षिण एशियाई देश? सार्क में कौन कौन से देश है? सार्क में साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, 8 देश है इसमें 8 देश है सार्क में। इन देशों में वन्यजीव नियमों को लिखिए। दक्षिण एशियाई देशों में वन्यजीव संबंधी कानूनों के प्रवर्तन का समर्थन करने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय है इसे 2011 में प्रारंभ किया गया। सामिल दक्षिण एशिया में सामिल दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। भारत ने इसे स्वीकार किया 2016 में। अब आते हैं लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड ठोस अपशिष्ट क्या है? भूमि का प्रदूषण या अपशिष्ट का खतरनाक पदार्थ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सॉलिड अपशिष्ट क्या होता है? जो ठोस कचरा होता है, कचरा वचरा जो इकट्ठे करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न किया जाता है। वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति पर डे 700 ग्राम कचरा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। फिर इसको जब लोग बाहर फेंक देते हैं, ये सड़ता है, गलता है, तो बहुत सारे कई तरह के कचरे होते हैं इसमें हम यही आएंगे। जैसे मेडिकल बायोमेडिकल कचरा हो गया आपका, और घरों से निकले कब्जा कचरा, उद्योगों से निकले हुए कचरा, धार्मिक समारोहों से निकले हुए कचरा, तो ये जाके तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। भूमि प्रदूषण करते हैं, एयर प्रदूषण करते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इस कचरे को कैसे निपटान किया जाए? अपशिष्ट किया निपटान लोग करते तो हैं, लेकिन ऊपर कहीं पसार के बाहर गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, फिर उस पर ज़्यादातर फैलता है, सड़ता उड़ता नहीं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसका एक कानून बना हुआ है। 2000 में भारत में कानून बना था, फिर 2016 में इसमें संशोधन किया गया। ये सवाल एक आया था छत्तीसगढ़ झारखंड विशेष मुख्य परीक्षा, झारखंड मुख्य परीक्षा में आया था। ये चलता है यस सर, वो भी है तो बता वहाँ काफ़ी विचार से हम लोग इसकी झारखंड काफ़ी विचार से उसमें सवाल आया और इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में किया। तो ठोस अपशिष्ट हम लोग इसका अर्थ को कैसे समझेंगे? पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। ठोस अपशिष्ट कचरे को पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन में समझेंगे। देखिए अपशिष्ट पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन में अपशिष्ट पर्यावरण पारिस्थितिकी संदर्भ में एक ऐसी चीज है जिसकी अब हमें आवश्यकता जिसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, और जिसे हम फेंकना चाहते हैं। आप लोग खाना खाते हैं तो दान जो बच जाता है थोड़ा बहुत है, जो भी समोसे में खाते हैं, दोना होता है, उसके साथ क्या होता है, जो भी होता है, तो क्या होता है अपशिष्ट होता है, उसको फेंकना तो लोग चाहते हैं और उसकी जरूरत में नहीं होती है। जब तक दोने की जरूरत होती है, जब तक खा नहीं चुके हैं समोसा या चाट खाने, तब तक उसको बचा के रखते हैं। खाने के बाद उसको फेंकने की आवश्यकता होती है, वो अपशिष्ट होता है, एक तरह से अपशिष्ट बन गया होता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसे हम फेंकना चाहते हैं। ऐसा किसी प्रक्रिया के अंत में बच जाने से होता है। जैसे चीनी कारखाने में चीनी बनने के बाद गन्ने की छोई वो अपशिष्ट बच जाती है, फेंकना पड़ता है। चीनी कारखाने में जैसे कि कागज बनाने में, सब जगह नहीं होता। गन्ने से छोई बनाने का एक ही कागज बनाने कारखाना पंजाब में है, उसमें भी गन्ने के धान की कोशिश बनाने का एक ही कारखाना है। टोटल सभी से नहीं हो रहा है,
कुछ का हो रहा है, बाकी सब फेंक दिया जाता है। और उसमें जब खाद सड़ने लगती है तो पहले तो बेचते हैं, जब फिर वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो किसानों को लगता है ट्रॉली से भर के ले जाओ, तो लोग खेतों में डालते हैं ले जाके। अब होने लगा है खेतों में डालने के लिए, खेतों में डालने के लिए, इसकी वजह से अवसर हो जाए, इसे भर दिया जाता है। अब जो खाद सड़ती काली काली होती है तो उसको क्या होता है, पहले तो हम लोग हमारे यहाँ पे वहाँ पे दर्शिका महमूदाबाद में चीनी में रहे महमूदाबाद में, तो वहाँ क्या था, जब ज्यादा हो जाता था तो 300 रुपये ट्राली दे, जब कम था तो किसानों को 300 रुपये ट्राली दे, तो खेत में जाके डालते थे, जैसे गोबर वाली खाद डालते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, किसान नहीं ले जाते थे तो फिर कर देते थे ले जाओ, क्योंकि जब इकट्ठा तो बदबू कर लेते, बहुत तेज बदबू करती है। उसको जो पकाने के बाद है तो उसके ऊपर क्या होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, मई वही कहते हैं उसको, फेना का टाइप होता है, उसको फेंक, वो अपशिष्ट ही होता है, जलने की जो चीज होता है। आप मड़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें बच जाती है, उसका कुछ तो हम लोग जानवरों को खिला देते हैं, इससे अपशिष्ट में कुछ तो बच जाता है। यूरिया कीटनाशक लोग डालते हैं तो क्या सारे उपयोग हो जाते हैं, 25% जो उर्वरक होते हैं वो बचे रह जाते हैं, अपशिष्ट होते हैं। कीटनाशक डालते हैं, सारा उपयोग नहीं होता, बचा रह जाता है। अस्पतालों से निकला हुआ रुई में जो आपका पस है और क्या बोलते हैं ब्लड है, सुई है, ये सब क्या होता है, कचरा ही तो होता है। किसी प्रक्रिया के अंत में कोई ना कोई कचरा उत्पन्न होता है। हम घर पर अपनी सब्जियां छीलते हैं, काटते हैं, जो बचा हुआ खाना बच जाता है उसको फेंकते हैं। धार्मिक समारोह होता है, जब यहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ था, गुटखा पान खा के आप लोग कितना फैला देता, जो कभी लगा था पटाखे की दुकान लगी थी। ये क्या है, सब ठोस अपशिष्ट है। अब ठोस अपशिष्ट की कई कैटेगरी है, घरेलू कचरा होता है, डोमेस्टिक ये वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल हो गया आपका, धार्मिक समारोहों से उत्पन्न कचरे हुए, उत्पन्न ई कचरा हो गया, मेडिकल कचरा हो गया, तमाम तरह के कचरे हैं, उस पर भी आए हैं। तो जैसे कार्बन छोड़ी कोई वजह वातावरण में यह एक अवांछित घटक, वातावरण में एक अवांछित घटक प्रदूषक, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्रदूषक की उपस्थिति से प्रदूषण होता है। ये क्या है, अवांछित होता है। नेक्स्ट, ये प्रदूषक मतलब अपशिष्ट, ये अपशिष्ट पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक घटकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अपशिष्ट पर्यावरण के भौतिक तथा जैविक घटकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। अपशिष्ट में प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक हो सकते हैं, जो अपशिष्ट हम लोग बाहर फेंकते हैं इसमें से कई ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले भी हो सकते हैं। जैसे मेडिकल कचरा है, उसमें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होती हैं मेडिकल कचरा में, ई इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और परमाणु अपशिष्ट होते हैं, इससे रेडिएशन होता है। बहुत सारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक होते हैं और अक्सर होते भी हैं। देखिए उसी को तरीका उस पर कानून बना हुआ, 2000 में कानून बनाया था भारत ने, 2016 में संशोधित किया। वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसको कैसे उसको
पूरे प्रदेश में पूरे वर्ल्ड लेवल का एक व्यक्ति पर डे 700 ग्राम वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया में करीब 1100 ग्राम से लेके 4 किलोग्राम तक कचरा पैदा करता है। यूपीएससी से सवाल आया था कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कचरा कहाँ पैदा होता है? दिल्ली में। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा ठोस कचरा उत्पन्न करता है। 700 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति विश्व स्तर पर। और इसमें सबसे ज्यादा जो अमीर गरीब में भी अंतर है। जो थोड़ा सा लो इनकम वाले ग्रुप है वो कम कचरा पैदा करते हैं, जो ज्यादा इनकम वाले ग्रुप है उनके इनकम ग्रुप वाले होते हैं वो ज्यादा कचरा पैदा करते हैं। आप बहुत सारे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसमें पैकिंग टोकिंग करके आता है, पता नहीं क्या क्या लग के आता है। वो सब क्या करते हो? कचरा ही तो होता है। मार्केट से पन्नी लाते कचरा ही तो है। प्लास्टिक कचरा भी कई कचरा के प्रकार में पड़ेंगे आगे आने लिए। तो लिखिए कहते हैं अपशिष्ट में प्रदूषण पैदा करने वाले कई प्रदूषक हो सकते हैं और अक्सर होते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी अपशिष्ट खराब नहीं होते हैं। जैसे पेड़ से गिरने वाली पत्तियां, जो कई जीवों का भोजन है। प्रकृति में कोई अपशिष्ट नहीं है। उसका चक्रण होता रहता है। जो किसी एक जीव के लिए उपयोगी है वह दूसरे के लिए अनुपयोगी है, वह दूसरे के लिए उपयोगी हो सकता है। जो किसी एक जीव के लिए अनुपयोगी है वह किसी दूसरे जीव के लिए उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पर्याप्त समय दिया जाए तो प्रकृति कई प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती है। डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ ढल जाते हैं, कई प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती है। औद्योगिक क्रांति के बाद इतनी अधिक मात्रा में उस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद इतनी अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं जिन्हें प्रकट विक्षेपण, विघटन, पुनर्चक्रण और भंडारण को संभाल नहीं पाती है। विक्षेपण, विघटन, पुनर्चक्रण या भंडारण द्वारा संभाल नहीं पाती है। यानी कि अपशिष्टों को प्रकृति संभाल लेती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा होने लगे तो उसका रिसाइकिल होने के लिए टाइम नहीं मिलता है और नए प्रदूषण करते हैं। अब प्लास्टिक को हजारों साल लगते हैं सड़ने लगने में, तो प्रकृति उसको कहाँ डिकम्पोज कर पाएगी? नेक्स्ट पॉइंट है, कई आधुनिक प्रदूषक अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक कचरा जैव अपघटनीय नहीं है, बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघट्य नहीं है। मानव गतिविधियों के कारण, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव गतिविधियों के कारण ये अपशिष्ट सीमाओं को पार कर जाते हैं। जैसे समुद्र में प्लास्टिक कचरा डालने पर बह के दूसरे देशों में चला जाता है। गतिविधियों के कारण प्रदूषक या अपशिष्ट सीमाओं को पार कर रहे हैं। जैसे प्लास्टिक समुद्र में डाल देने से जलधाराओं के माध्यम से बहुत दूर तक चले जाते हैं। नेक्स्ट, कोई चीज दूर फेंकने से दूर नहीं जाती है।
बल्कि वह किसी न किसी रूप में हमें परेशान करने के लिए वापस आ जाती है, बल्कि किसी न किसी रूप में हमें परेशान करने के लिए वापस हो जाती है। हम CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं, वायुमंडल में जा रहा है, हमसे दूर चली गई है, लेकिन वहां जाके जमा हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग से हमें समस्या होने लगी। प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, पन्नियां, ठीक है, हमसे दूर चली गई, लेकिन वो जाके नालियों में, नालों में कहीं फंस जाती है। जब पानी फंसता है तो पानी क्या होता है, जब जमा हो जाता है तो इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर नहीं जा पाता, नालियां चौक हो जाती है, तो बरसात में गंदा पानी बाहर आ जाता है, और फिर जब गंदा पानी नालियों से बाहर आके फैलता है, अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, फिर अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट कर होता है, और फिर वो हम पीते हैं, फिर हमें बीमारियां होती हैं। तो कोई चीज दूर फेंकने से दूर नहीं जाती है, बल्कि वो आप होके आई हमें परेशान करेगी। ये एक तथ्य कुछ इसके अपशिष्टों के प्रकार। अब आती है आपकी बातों का, जो कचरा कहते हैं, अपशिष्टों के प्रकार। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है सॉलिड वेस्ट। आवासीय अपशिष्ट, आवासीय अपशिष्ट, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, एग्जाम्पल के आवासीय, औद्योगिक में बोल रहे हैं, औद्योगिक आवासीय में लिख लीजिए, और सीवेज, डिटर्जेंट, पाउडर कपड़े कपड़े धुलते तो उसमें सब निकलता है, कहाँ जाता है, सब अपशिष्ट होता है। सीवेज, डिटर्जेंट, दूषित जल, दूषित जल, सब्जियों के छिलके, भारी सामग्री, पैकेजिंग सामग्री, पैकेज करने के काम हम लोग फ्रिज खरीदे या टीवी खरीदे, पैकेज हो गया था उसमें बढ़िया गत्ता होता है, सब क्या कर लो, सॉलिड वेस्ट होता है, हम लोग फेंक देते उसको। पैकेजिंग सामग्री, उपकरण, बहुत सारे उपकरण पुराने हो जाते हैं, फेंक देते हैं। फर्नीचर, कार्यालय के उपकरण, ये क्या है, खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं, पुराना होता है, जो सॉलिड वेस्ट ही पड़ जाएगा, सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट में लिखेंगे, औद्योगिक अपशिष्ट में बूचड़खाने, बूचड़खाने से निकले वाले होते हैं आपके, बूचड़खाने होते हैं तो जो जानवर होते हैं उनकी सींग, नाखून, अतड़िया और स्किन, बाल, ये सब क्या होते हैं, बूचड़खानों से निकलते हैं। जहाँ ये सब बूचड़खाने होते हैं तो यहाँ से निकल के क्या होता है, डाल दिए जाते हैं, लेकिन इनका एक फायदा है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो जैसे फेंक दिया जाता है तो नुकसानदायक होते हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक करके मैनेज कैसे किया जाए, इसको निपटान कैसे किया जाए, तो बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अभी तो जो बड़े बड़े पशु कटते हैं उससे बहुत सारा ब्लड निकलता है, ब्लड नाली में बहा दिया जाता है, उस ब्लड को अगर निकाल के खेत में डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये है मैनेजमेंट में सवाल है, बूचड़खाने और भट्ठे, 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 ईंट भट्ठे, चमड़ों के कारखाने, रासायनिक उद्योग, कपड़ा और कागज उद्योग, इमारतों के ध्वस्तीकरण से उत्पन्न मलबा, पुरानी इमारतों को गिराते हैं तो मलबा निकलता है, नहीं निकलता है, पुरानी इमारतों के ध्वस्तीकरण से उत्पन्न मलबा, विशेष अपशिष्ट, विशेष अपशिष्ट में है आपका तेल उद्योग से
तेल उद्योग से तेल का छलकना, तेल उद्योग से तेल का छलकना, तेल रिसाव, टैंकरों की सफाई, टैंकरों की सफाई, टैंकरों की सफाई वाला पानी, टैंकरों की सफाई वाला पानी, बिजली संयंत्रों से निकली फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, कोयला जहां जलाया जाता है कोयले वाली फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, खनन उद्योग, खनन उद्योग के अपशिष्ट, खनन उत्खनन, खनन उत्खनन, तलमार्जन, तलमार्जन जब होता है ये तालाब की सफाई करते हैं, उसके निकाल के कचरा निकालते हैं और नालियों को साफ करके देखा आपने किनारे ही डाल दिया जाता है, नालियों की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, निकाल के किनारे कचरा डाल देते हैं, तालाबों की सफाई, नहरों की नदियों की सफाई किनारे डाल देता है, फिर वो बह के उसी में जाता है, पानी बरसा तो फिर उसी बह के चला जाता है। तो तलमार्जन से निकले ठोस अपशिष्ट, तलमार्जन, हाँ हो गया ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक से बने हजारों सामान, प्लास्टिक से बने हजारों सामान, कोई गिनती नहीं है, ये प्लास्टिक कुछ टूट जाए तो एक ही रहेगा, तो कुछ दिख जा रही है, कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं, हजारों सामान ठोस अपशिष्ट के रूप में स्थल और सागर पर फैले रहते हैं, ठोस अपशिष्ट सागर और स्थल पर फैले रहने पाए जाते हैं। कृषि में बचा हुआ अपशिष्ट, कृषि में बचा हुआ अपशिष्ट, कृषि में बचा हुआ अपशिष्ट, पौधों जानवरों के, पौधों जानवरों के जैविक कचरा, जैविक कचरा जैसे गोबर, मल मूत्र, ये सब करते नहीं करते हैं जानवर, पौधों से भी पत्तियां झड़ती हैं, बहुत सारे उनके होते हैं, तो इसके क्या होते हैं कचरा होते हैं, कुछ तो डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बर्बाद फसलें, जब फसल आई बाढ़ आई बर्बाद हो जाए तो भी कचरा हो जाता है, बर्बाद फसलें, उर्वरक, बर्बाद फसलें, उर्वरक, कीटनाशक युक्त पानी, कीटनाशक युक्त पानी, कृषि में जितने उर्वरक का इस्तेमाल हम डालते हैं उसका 25% पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, वो तो अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं, जमीन पर रहते हैं या सरफेस वाटर में मिल जाते हैं, कीटनाशकों का भी इसी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता है। खाद्य प्रसंस्करण और पकाए गए भोजन, खाद्य प्रसंस्करण और पकाए गए भोजन, पकाए गए, कौन ऐसा व्यक्ति जिसके वो थोड़ा बहुत भोजन न फेंका जाता है? सर जो नदियों से डेल्टा बनता है उसमें भी अपशिष्ट होते हैं बहुत सारे, वो अपशिष्ट अलग होता है, वो नेचुरल अपशिष्ट होता है, वो अपशिष्ट नहीं कहेंगे उसको, अवसाद कहेंगे, वो नेचुरल अपशिष्ट होता है। ये हमारे हम लोगों को निशान आया हुआ है, वो नेचर में, हाँ ये हमारे स्वरूप हमारे तौर पर लेकिन वो इसमें नेचर, जो नेचर बनाती है कि
अभी कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद इतना अधिक मात्रा में अवशिष्ट कचरा और अपशिष्ट उत्पन्न होने लगा कि प्रकृति भंडारण रिसाइकिल द्वारा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। रिसाइकिल करने की क्षमता, भंडारण करने की क्षमता, उसका डिस्पर्सल बिखराने की क्षमता से बहुत ज्यादा अधिक हो गए हैं। ये जो डेल्टा बनते हैं वो प्रकृति की सीमा के अंतर्गत है, उसको प्रकृति हैंडल कर लेती है, लेकिन हम लोगों ने इसको कई गुना बढ़ा दिया अपशिष्ट को। डेल्टा बनता है वो भी कचरा है, ठोस कचरा, लेकिन वो प्रकृति इसको रिसाइकिल कर लेती है, उसके पास नेचर के पास बनी व्यवस्था है, नेचर खुद हैंडल कर लेती है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोगों ने इसको इतना बढ़ा दिया है, हाँ, रिसाइकिल होने की क्षमता, भंडारण, डिस्पर्सन, विघटन, 2-3 चीजें। अब इतनी मात्रा में प्लास्टिक कर देती है कि प्लास्टिक को अपघटन होने में 1000 साल लगते हैं, और प्रकृति में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, उसको तो हमने बनाया है। प्रकृति में प्लास्टिक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको 1000 साल में उसको अपघटन करे, लेकिन हम लोगों ने बना दिया प्लास्टिक की चीजें, और प्रकृति उसको 1000 में नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार हमें प्रकृति नहीं है, प्राकृतिक चीजें वो प्रकृति हैंडल कर लेती है, उसके पास व्यवस्था है, मैकेनिज्म है। हम लोगों ने जो उपद्रव कर रखा है उसके लिए उसके पास व्यवस्था बाहर निकल गया। हम लोग बहुत उपद्रव, सबसे बड़ा उपद्रवी जीव मनुष्य है इस धरती पर, और इतना उपद्रव करने का अपने लिए समझो बहुत चंचल बालक नहीं होता है, तो कहीं उसका हाथ जलता, कहीं गिरता, कहीं चोट खाता, इससे हमारी हालत। और देखिए इसमें होटल, रेस्तरां, इसमें खाद्य प्रसंस्करण और पकाए गए भोजन, होटल, रेस्तरां, डेल्टा समझ रहे थे क्या? होटल, रेस्तरां से छोड़ा गया भोजन, होटल, रेस्तरां से छोड़ा गया भोजन घरों में भी होता है, यहाँ कुछ ज्यादा बचते हैं, खराब हो जाते हैं। होटल, रेस्तरां छोड़े गए भोजन, घरों में बचा हुआ भोजन, घरों में कार्बनिक ठोस और तरल अपशिष्ट, कार्बनिक ठोस और तरल अपशिष्ट। आप एक होटल में कहीं जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, फ्रूटी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तमाम सारी चीजें, तो क्या जाता है ठोस अपशिष्ट तो जनरेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर डे वर्ल्ड में उसकी रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, 700 ग्राम कचरा प्रतिदिन पर डे पूरे वर्ल्ड लेवल पे उत्पन्न कर रहा है एक व्यक्ति, और ये कचरा को हमारे पास निपटाने की उचित व्यवस्था नहीं है। और ये समस्या भी तथ्य पड़े कि ये प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण करते भी हैं, और बहुत सारी समस्या उत्पन्न करते हैं। लिखिए बायोमेडिकल अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, अस्पतालों से निकले हुए रक्त, बैंडेज, पट्टी, ये सब निकलता नहीं निकलता है, रक्त, रोगग्रस्त अंग, जहरीली दवाइयां, कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 2-2 और जहरीली दवाइयां, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, आपका मोबाइल खराब है, मोबाइल की बैटरी खराब हो गई, या ब्लूटूथ खराब हो गया, तो सब क्या करते हैं, रेडियो है, टीवी है, बिल्कुल टूट गया, खराब हो गया, तो ये लगभग फेंक ही देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मतलब ये 2 बॉडी फिट है। अभी हम लोगों ने कॉलेज का साफ हो रहा था, कचरा साफ किया हम लोगों ने एक बार, उसमें करीब एक फ्रिज था, तो फ्रिज 1000 का बिका, पता नहीं कितने का मिला होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टाइप राइटर वगैरह थे सब, और कौन सा था ये आता है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे मैसेज आता है, अरे उसको मैसेज जिसमें आता है, टेक्स्ट मशीन का सब था। ये सब 200, 300 रुपये के बिके, और खरीदे गए होंगे कितने खरीदे, सब पड़े थे, सब उसको डिस्पोज ऑफ किया गया अभी 2 दिन पहले, अब नहीं करवाया इसको। बहुत सारी चीजें थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से कोई पूछ लेता, ये बड़ा तू ले जा, इसे फ्री ले जा, बस यहाँ से ले जा, फ्री में चले जाए। तो ई कचरा देखिए, बेकार हो चुके विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, बेकार हो चुके विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक से उत्पन्न कचरे,
उसके विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से उत्पन्न कचरे, जिसमें बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने वगैरह भी होते हैं। परमाणु अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जो परमाणु जहाँ पे अपने हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे बने हुए हैं उसमें जो कचरा निकलता है उनको बड़ी अच्छी व्यवस्था है, स्टील के डब्बे में डाल के उसको पैक करके जमीन के अंदर बोर करके वहाँ ले जाके दफनाया जाता है। भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं इसको ऊपर छोड़ दिया, बाहर किसी तरह से आ गया तो फिर यह फैल जाता, रेडिएशन करता है, तो फिर अपन डीएनए में चेंज कर देता है, अनुवांशिक परिवर्तन कर देता है, तो फिर विकलांग होने लगते हैं। वो परमाणु बम की तरह ही काम करता है। तो उसको बढ़िया स्टील के बॉक्स में, डब्बे में इसका जो कचरा अपशिष्ट निकलता है, प्रोसेसिंग होती है यूरेनियम की, उसको बंद करके ड्रिल करके जमीन के अंदर डाला जाता है। पहले क्या समुद्र में फेंक दिया गया, तो क्या आपने एक नियम तथ्य पढ़ा कि कोई भी चीज़ हम दूर फेंकते हैं वो दूर नहीं जाती है, बल्कि वो हमें परेशान करने के लिए वापस लौट आती है, वो करेगी। हाँ, ये बात समझिए, किसी चीज़ को हमने दूर फेंक दिया है तो दूर चली गई। इन्वायरमेंट में एक सिस्टम है, इको सिस्टम है, और सिस्टम में कोई चीज़ रहेगी, वो आएगी लौट के। वो लौट जाएगा। जैसे इतनी बुरी आत्माओं का भूत आता है, किसी का आपने मर्डर कर दिया हो तो फिर आप परेशान करेंगे, वैसे ही किसी चीज पर फेंकते तो लौट के आएगी, आपको परेशान करेगी, वो परेशान करेगी। बस इसकी बेहतर व्यवस्था है कि क्या फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ, उसकी अग्नि पर जो जला दिए तो खत्म हो जाती है, उसी तरह से इसको कहीं दफना दीजिए गहरे में, ताकि वहां से निकल ना पाए। प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अपशिष्ट, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अपशिष्ट, भूकंप मलबा, ज्वालामुखी स्लैग, राख, बाढ़ चक्रवात, आंधी तूफान से उत्पन्न, और पीछे रह गया कचरा। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सब फैल जाता दूर तक, बहुत सारी चीजें अपने साथ गंदगी लाता हुआ छोड़ के चला जाता है, कचरा होता है। युद्ध और संघर्षों से उत्पन्न कचरा, आपको तो सारी पृथ्वी कचरे से भरी है क्या? युद्ध और संघर्षों से उत्पन्न कचरा, बम गिराते हैं तो क्या होता है, इमारतें नष्ट हो जाती हैं, आदमी मर जाते हैं। आप वहां पे देखे हो वीडियो में, देखिए यूक्रेन में तो समूह नष्ट इमारतों के अलावा समूह और नष्ट इमारतों के अलावा जीवित बचे बम, बारूदी सुरंगें, जीवित बचे बम, वैसे बम और डाल दिया जाता है तो फटता नहीं है, बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, बाद में फटता है। टाइम बम नहीं होता है, वो इससे सामान्य बम नहीं होता है, वो कभी कभी नहीं पड़ता सामान्य। हमारा दोस्त एक पीएससी में है, तो वो कबाड़ आ जाती है इराक से, उसमें से लंबा लंबा सब बम था, वो बड़े बड़े होते बम, तो वो एपीएससी वाले 3-4 ठो ला के कंधे उंधे पे लेके आए, थाने में खड़ा कर दिए। तो विशेषज्ञ आया बम वाला, सुना नहीं, दूर हटो, तो वो सब हंस रहे, कह रहे इसको हम लोग कंधे से 2 किलोमीटर दूर से लाद के ला रहे हैं, दूर हटो, कभी फट जाएगा, दूर हटो, बम था, वो कंधे पे लाद के लिया, तो कंधे कबाड़ है, तो उसको बाढ़ नहीं चला रहे थे, तो बता रहा था तो कैसे जाना। इसी तरह से जो कचरे होते हैं तो युद्धों में होते हैं, तो अमेरिका ने एक एजेंट ऑरेंज, यूपीएससी में सवाल आया था, इसका नाम एजेंट ऑरेंज, खरपतवारनाशक एजेंट ऑरेंज, एक आईएएस क्वेश्चन आया था। अमेरिका ने जब वियतनाम युद्ध हो रहा था तो वहां जो गुरिल्ला युद्ध हो रहे थे, तो क्या है, जंगलों में छिप जाते थे, ऊपर से इस कीटनाशक जो खरपतवारनाशी है एजेंट ऑरेंज का छिड़काव करता था।
तो उनके जिसके शरीर पड़ता था तो पूरे निकल आते थे, सब चमड़े उमड़े निकल आते थे। इसका इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन पूछा था एजेंट वॉर वियतनाम युद्ध में, इसका इस्तेमाल किया था। डिप्लीटेड यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम अमेरिका ने उसमें खाड़ी युद्ध में, डिप्लीटेड यूरेनियम खाड़ी युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। ये भी एक जहरीली होता है जो मारने के लिए आदमी को ऊपर गिराया गया था ऊपर से। एजेंट ऑरेंज जेएनपीएससी में आया था, मेरा भी गलत हो गया था, ये कहते क्या है, मेरा भी सवाल गलत हो गया था। आयोजनों से उत्पन्न अपशिष्ट, आयोजन से उत्पन्न अपशिष्ट जैसे त्योहारों, दिवाली, खेल आयोजनों, राजनीतिक रैलियों, जब यहाँ रैली होती है तो पूरा पट जाता है सब। खेल आयोजनों, राजनीतिक रैलियों, धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोह, धार्मिक विवाह समारोह के दौरान अत्यधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। विश्व में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति क्या है? विश्व में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति पढ़े रहेंगे आप, अपने अगर अधिकारी बनेंगे तो किसी समारोह की परमिशन देंगे तो आप एक शर्त लगा दें कि वहाँ की साफ सफाई करना आपकी जिम्मेदारी होगी। लगाए नहीं लगाते, ये पता रहेगा सर। विश्व अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति 2018 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, 2018 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक What of best 20 of global snapshot of solid waste management of solid waste management 2050, ये रिपोर्ट का नाम था। के अनुसार what of best 20 a global snapshot of solid waste management to 2050 के अनुसार दुनिया में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 0.774 kg प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय अपशिष्ट इंडिया में राष्ट्रीय अपशिष्ट 0.11 kg से लेकर 4.254 4.5
4 kg है इंडिया, मतलब इसके 20 तक है एवरेज प्रतिदिन है। कितना इंडिया है, राष्ट्रीय अपशिष्ट है इंडिया में 0.11 kg टू 4.54 kg प्रतिदिन है। इसमें दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है। कचरा उत्पादन आय स्तर एवं शहरीकरण से संबंधित होता है। आय स्तर और शहरीकरण से संबंधित होता है। उच्च आय वाले ज्यादा उत्पन्न करते हैं और निम्न आय वाले कम, और शहर में ज्यादा गांव में कम। यह आय स्तर एवं शहरीकरण से संबंधित है। दो 2016 में अनुमानित ठोस कचरा 2.01 बिलियन टन था, जो 2050 तक, ये 2016 में था, 2050 तक ये बढ़ गया 3.4 बिलियन टन। बिलियन टन संभावना। अनुमान है वो इसका जो प्रोजेक्शन सब स्टैटिक कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। इस दर से बढ़ रहा है, हमारी आबादी इतनी होगी, इतना होगा, हमारा उपभोग इतना बढ़ेगा, तो अनुमानित होता है। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसका बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या होता है कि कोई 4 किलो करता है, इंडिया में कोई 4 किलो करता है, कोई एक किलो 110 ग्राम करता है। आप देखिए शहरीकरण आय स्तर से संबंधित है, तो सबसे ज्यादा शहरीकरण आय स्तर किसका? विकसित देशों की। सबसे ज्यादा कचरा जो विकसित देश है वो उत्पन्न करते हैं, गरीब देश, और जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है वो कम करते हैं। तो बेसिस अनुमान लगा दिए शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ है। ये बताओ तो अमीर को प्रतिबंध के दायरे में ला पाओगे? गरीब आदमी अमीर को ला पाएगा? नियम बनाने वाले यूरोपीय देश है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, कनाडा, जो विकसित देश है, सारी अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था उनके कब्जे में है। नियम कानून हावी वो है, यूएन में हर जगह उनको दायरे में लाना आसान है कि अफ्रीका वाले देशों को, लाइबेरिया, कौन कौन है, सियरा लियोन, जाम्बिया, कीनिया, युगांडा, भारत जैसे देशों को, भारत तो फिर बड़ा देश है, किसको लाएंगे आप? इसके ऊपर कानून बना के लागू करेंगे। मंत्री जी को जेल में डालेंगे कि किसान को जेल में डालेंगे? ये चीजें हैं, आसान किसको है? सबसे ज्यादा वही करते हैं। कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, चाइना रूस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वो खूब बना रहे, अपना सम्मेलन कर रहे हैं, जलवायु रोकने के लिए सबको नसीहत दे रहे हैं, आप खुद काम करने के लिए तैयार नहीं है। कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वो खुद करने के लिए तैयार नहीं है, और सबसे ज्यादा वही उत्पन्न कर रहे हैं। भारत 5% कर रहा है कार्बन इमिशन, वर्ल्ड का केवल 5% कर रहा है, चाइना 20% कर रहा है, 15-16% रूस ये कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं भारत कटौती पहले करें, वो लोग बाद में करें, क्योंकि वो समर्थ है। कुछ ऐसे विरोधाभास वही है, और इस पर लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। आगे चलिए देखिए, अपशिष्ट अपवहन और उपचार। अपवहन मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन, अपशिष्ट अपवहन और उपचार। विश्व में अपशिष्ट अपवहन और उपचार विश्व में 37% कचरे का
लैंडफिल जो होता है कचरा डालने के लिए, तो ये गड्ढा होता है, तो कुछ गड्ढा ओपन होता है, एक ओपन लैंडफिल होता है, एक क्लोज होता है, वो बंद होता है, ऊपर से ढक दिया जाता है, ऊपर से ढका होता है, इसमें कचरा आपका रखा जाता है, ये ओपन होता है। तो ज्यादातर लैंडफिल जो है ओपन है, लैंडफिल में 20-37% कचरे को लैंडफिल में जाता है, 19% का नवीकरण होता है, रिसाइकिल होता है, और 11% को जलाया जाता है। वर्ल्ड में एक कंडीशन है, लिख लीजिए, विश्व में 37% कचरे का, विश्व में 37% कचरे का अपवहन लैंडफिल में होता है, 19% का नवीकरण खाद्य बनाने के लिए होता है, खाद बनाने के लिए, खाद, और 11% जलाया जाता है। निम्न आय वाले देशों में %93 तथा उच्च आय वाले देशों में 2% डंप किया जाता है। उच्च आय वाले देशों में 2% डंप किया जाता है, डंप में गड्ढे में से निकलता है। हाँ, 2016 में ठोस अपशिष्ट के उपचार से 1.6 बिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य के बराबर ग्रीन हाउस गैस निकली थी इनसे। ग्रीन हाउस गैस करीब 1.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस निकली थी, क्यों 2016 में इनको जब ट्रीटमेंट उपचार किया गया था। यानी कि ठोस अपशिष्ट कचरे का सही से निपटान नहीं करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका योगदान है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ था और 2050 तक 2.6 बिलियन टन होगा, अनुमान है ऐसा। इतना ग्रीन हाउस गैस इसको उपचार करने के लिए 2050 तक 2.6 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों के तुल्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग। देखते हैं वैश्विक लैंडफिल या डंप साइट। वैश्विक लैंडफिल या डंप साइट अधिकांश बड़े लैंडफिल अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन और एशिया में है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन और एशिया में है। WHO के अनुसार 24% बीमारियां पर्यावरण से संबंधित होती हैं। और WHO की 24% बीमारी इसमें पर्यावरण संबंधित होती है। इसके लिए पर्यावरण जिम्मेदार होता है।
WHO के अनुसार। लैंडफिल की सबसे बड़ी अधिकांश लैंडफिल ओपन है, यानी ऊपर जो ढका नहीं जाता, कचरा ले जाकर वहां डाल दिया जाता है। दिल्ली में कौन सा है, गाजीपुर, दिल्ली में गाजीपुर जहाँ पे कचरे पूरा पहाड़ लगा रहता है। लखनऊ में जाएंगे तो आप दुबग्गा से टर्न होंगे IM रोड पे, तो गोमती नदी के किनारे था, तो वहाँ पे कॉलोनी बन रही है, उसमें जैसे कूड़े का पहाड़ हो, डंप साइट वही था। तो हर नगर में कोई नहीं डंप साइट होता है, वही कभी कहीं होगा बड़ा सा जहाँ पे कचरा जाकर डंप किया जाता है। ये ज़्यादातर ओपन होते हैं, इनको जमीन के अंदर गड्ढा खोल के ऊपर से ढका नहीं जाता है, और कई बार ढकेंगे कई बार खोलेंगे इसको, तो ज़्यादातर ओपन होते हैं, ओपन डंप साइट होते हैं। तो ओपन डंप साइट की कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं जैसे लैंडफिल की विशेषताएं, लैंडफिल में अपशिष्ट व्यापक रूप से फैलाया जाता है, यह ढका नहीं होता है, वहां से जब चढ़ता है बदबू आता है, उसके पास से निकलना मुश्किल हो जाता है। समस्या नहीं है, यानी कि हमने कचरा कहीं डाला फैलाने, वो भी एक समस्या हमारी है, फैलाया तो हम ले जाकर डाल दिया जाता है, उड़े दिया जाता चलाता। दूसरा है लैंडफिल रोग वाहकों का स्रोत है, यहाँ से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, लैंडफिल रोग वाहकों का स्रोत है। इस पर पक्षी, कुत्ते आदि मंडराते रहते हैं। लैंडफिल पर आग लग गई थी, वहां पे बहुत दिन तक जलता रहता है, इसमें आग लग गई तो जलता रहता है महीनों, बहुत कितने दिन तक जलता है। तो जब जलता है तो जलने से बहुत सारे जहरीली गैसें धुआं निकलता है, वो भी नुकसानदायक होता है। देखिए लैंडफिल में अपशिष्ट के जलाने या आग फैलने की आशंका बनी रहती है। लैंडफिल को अक्सर खराब तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक से नहीं किया जाता प्रतिबंधित, वहाँ पे वहाँ कोई जाने ना पाए, उसमें पूरा गिरने वाले पहुंच जाते हैं। अगला वही पॉइंट लिखिए, अपशिष्ट बीनने वाले लोग बिना किसी सुरक्षा उपाय के सामग्री एकत्र करते हैं। अब जैसे वो सारे कचरा, जैसे मेडिकल कचरा और सारे कचरा डालते हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना, जो कचरा बीनने वाले होते हैं, कहीं सुई पड़ी इन्फेक्टेड हो, वायरस या आपको हेपेटाइटिस बी हो, एड्स हो, ब्लेड हो, ब्लड रक्त निकले हुए हैं, उसके संपर्क आने से बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इनके लिए किया जाता है। भारत में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, नगरों से निकलने वाले, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं। भारत में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW भारत में
म्युनिसिपल फोर्स विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा 2018 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पादक है। शहरी भारत, इसको इंडिया कहते हैं, इंडिया भारत, शहरी भारत केवल भारत के नगरों से, शहरी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पादक है। यहाँ सालाना 620 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसमें 60 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 60 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 80 लाख टन खतरनाक कचरा, 15 लाख टन ई कचरा, 15 लाख टन ई कचरा, 1,70,000 टन जैव चिकित्सा कचरा, 1,70,000 टन जैव चिकित्सा कचरा। ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये अहमदाबाद में है। इसकी रिपोर्ट में ये भारत में इतना कचरा उत्पन्न किया जाता है। इसमें से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर शहर 100 लाख टन कचरा उत्पन्न करता है। लिख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, हर साल 100 लाख टन से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हर साल 100 लाख टन से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। दो 2050 तक, लाइन करके 2050 तक 100 लाख टन, 54,000 लाख टन, 54,000 लाख टन कचरा उत्पन्न होने की संभावना वर्तमान समय में बड़े शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 350 ग्राम कचरा उत्पन्न करता है। भारत में अपशिष्ट संग्रह, कोई पद लिख लीजिए, अपशिष्ट संग्रह भारत में केवल 70% भारत में केवल 70% कचरा एकत्र किया जाता है। और एकत्रित कचरे का
अधिकांश भाग लैंडफिल में डंप किया जाता है, लैंडफिल में डंप किया जाता है। अधिकांश भाग डंपफिल में लैंडफिल में डंप किया जाता है। डंप किया जाता है, डंप कर ले जाता है। केवल 5% कचरे का रिसाइकिल किया जाता है, पुनर्चक्रण। केवल 5% कचरे का रिसाइकिल किया जाता है। स्थिति अच्छी नहीं है भारत में, ये रिपोर्ट कहती है। रिसाइकिल, पुनर्चक्रण किया जाता है। भारत में 3 बड़े डंप साइट हैं, देख लीजिए। देवनार, मुंबई। भारत में 3 बड़े डंप साइट जहां कचरा ले जाकर डंप किया जाता है बड़े शहरों में। देवनार, मुंबई, यह सबसे बड़ा है। इसकी क्षमता 170 लाख टन है और 132 हेक्टेयर में फैला हुआ है। देवनार, मुंबई 132 हेक्टेयर है। इसकी क्षमता 170 लाख टन है। दूसरा है गाजीपुर, नई दिल्ली। गाजीपुर, नई दिल्ली 140 लाख टन। ये 30 हेक्टेयर में है दिल्ली वाला। मंडूर, बेंगलुरु। मंडूर, हाँ तीसरा मंडूर, मंडूर, देवनार और गाजीपुर और मंडूर है बेंगलुरु में। ये 40 लाख टन है। ये 3 बड़े डंप साइट हैं इंडिया में। मुंबई का देवनार, हाँ, बेंगलुरु, बेंगलुरु, मंडूर बेंगलुरु में है। 170 लाख टन। 140 लाख टन वहां पे है गाजीपुर, दिल्ली, और 40 लाख टन मंडूर है बेंगलुरु। MSW का प्रबंधन। भारत में MSW यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। ये 2 तरह के होते हैं। ये कचरा जो होता है 2 तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैव अपघटनीय, अपघटनीय, गैर जैव अपघटनीय। तो इन दोनों की बड़ी खास विशेषता है। एक को तो ये जो सड़ गल जाते हैं, दूसरा सड़ता रहता नहीं है। दूसरे वाले में प्लास्टिक वगैरह जो आते हैं, प्लास्टिक फोटोफिल्म। एक बार जो यूपीपीएससी में सवाल क्वेश्चन आया था, सबसे लंबे समय तक कौन सा रहता है, प्लास्टिक, फोटोफिल्म, कांच, ऐसे कुछ था। तो फोटोफिल्म जो था, फोटोफिल्म जो होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं सड़ती गलती है, वो प्लास्टिक से भी ज्यादा समय लेती है। इसमें देखिए अपघटनीय और इसकी क्या विशेषता है भारत में, अब कैसे प्रयोग किया जाता है। अपघटनीय और गैर अपघटनीय कचरे का पृथक्करण स्रोत पर नहीं किया जाता है। जहां से कचरा हर डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है, तो वहां पे अपघटनीय और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को वहां अलग नहीं किया जाता है, ले जाके वहां अलग किया जाता है जहां ज्यादा समस्या है। इस तरह का कोई आदेश कानून नहीं पारित किया गया है। कचरा भी हम लोग ले जाके किनारे फेंकते हैं, वहां से गाड़ी बच ले जाती है। नैनीताल में जगह हम रहते एक महीने नैनीताल में, वहाँ पे गाड़ी आती है, उसमें बढ़िया म्यूजिक बजता था, सुन लो भैया बहनी सुन लो, कचरा वाली गाड़ी आई कचरा डालो रे, वो बजता था, कोई सुनाई देता था। भैया सुन लो, बहनी सुन लो, दीदी सुन लो, ऐसे कहता था।
कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा डालो रे, ऐसे करके और घूम घूम के सब ढूंढ ले जाकर कचरा उस गाड़ी में डाल देते, ले जाकर डाल देते हैं वहीं पे सेपरेट करते हैं। नैनीताल में आप कभी जाएंगे तो सुबह के समय ये सब गाड़ी घूमती है डोर टू डोर। हम लोग क्या करते हैं, ले जाकर फेंकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मजेदार बात, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के घर के सामने ले जाकर फेंकते हैं। सीढ़ी आवाज से हम वहाँ रहते हैं तो उन्हीं सीढ़ी आवाज के सामने कचरा फेंकते हैं। हम भी ले जाकर फेंकते क्या करते हैं, कभी यहीं फेंको, वहाँ से गाड़ी आगे भर के ले जाती है। नगर पालिका वाले तो बोल रहे हैं ऐसे बिल्कुल ही सर नगर पालिका वाले पेड़ा लेकर घूमते हैं लेकिन सेपरेशन नहीं किया जाता है। कुछ सब्जियों के जो अंश होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको अलग किया जाता है, प्लास्टिक को अलग नहीं करते हैं। प्लास्टिक में भर के बांध के हम लोग खाना उसी में रहता है, सब्जियों के छिलके तो सब हम लोग ठेले में डाल देते ले जाके और वो ले जाके डंप करते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको सेपरेट नहीं करते, स्रोत पर नहीं करते। स्रोत में जहां से कलेक्ट कर डोर टू डोर हम लोग कलेक्ट करते हैं कचरा, तो वहां से प्लास्टिक को अलग करिए और जो बायोडिग्रेडेबल को अलग करिए, लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं, पन्नी में बांध के ले जाकर ठेले में डाल देते हैं। वो जो ठेलिया लेके आता है तो अलग नहीं करते। वही बात बोली कि हम लोग स्रोत पर अलग नहीं करते हैं, अलग नहीं किया जाता है। वहां पे ले जाकर कुछ नगर पालिका अलग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट में लेंगे, 2000 पॉइंट है तो पता पर टाइम हो जाएगा। कई शहरों में कचरा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्रोत पर कचरा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सेपरेशन पृथक्करण नहीं किया जाता है, एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई शहरों में कचरा परिवहन और उपचार की सुविधाएं नहीं है। कई शहरों में कचरा परिवहन और उपचार की सुविधाएं नहीं है। थोड़ा सा हरदोई के आउटर एरिया पेरिफेरी में चले जाएंगे तो नालियां पन्नी से पटी पड़ी हैं, गांव में नहीं होती, गांव में भी है, तो गांव में फैली है। कई शहरों में कचरा परिवहन उपचार की सुविधाएं नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश शहरों में मिश्रित अपशिष्ट लैंडफिल बिना किसी प्रबंधन के होता है। दोनों मिक्स बायोडिग्रेडेबल दोनों को मिला के एक जगह डाल देते हैं, बिना किसी प्रबंधन के होता है। इस पर पक्षियां, चूहे, कीड़े, अन्य जीव आकर्षित होते हैं। कचरा सड़ता है और दुर्गंध और हवा जनित रोग फैलाता है। पशुओं को लोग पन्नी बांध खाना वाना रहता डाल के दे जाते हैं तो वो पन्नी सहित खा जाते हैं। उनके कहाँ हाथ पैर खोलेंगे, मुंह है जल्दी खा लो, नहीं कोई दूसरा ना आ जाए तो जल्दी खा लेते हैं। तो उसके पेट में पन्नी वन्नी भी चली जाती है। एक गाय का ऑपरेशन हुआ था, अपान हुआ था, उसके पेट से करीब मर गए थे डॉक्टर। तो ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट से इतनी पन्नी थी, 5 किलो प्लास्टिक निकली थी गाय से। ये सुअर वगैरह सब जो खा जाता है प्लास्टिक पेट में चला जाता है, फिर जानवर मर जाते हैं। प्लास्टिक ये खा लेते जानवर, उनके पास कहाँ खोल पाए, खोलने की पहले खाएं, भूखे हैं तो प्लास्टिक भी खा जाते हैं। 5 किलो पॉलीथीन निकली थी, ऑपरेशन हुआ था और इन लोग फैलाते हैं। नेक्स्ट है, कचरा बीनने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लैंडफिल में अक्सर जानबूझकर या अनजाने में आग लग जाने से विषाक्त धुआं निकलता है। विषाक्त धुआं
निकलता है। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट, भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन 2000 संचालन अधिनियम 2000 भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एक कानून बना है। 2000 में बना था, 2000 में कब बना और 2016 में इसमें संशोधन हुआ कि कैसे निपटाया जाए। ये कभी और